अस्सलामुअलैकुम। दिन भर की खबरों, उन पर किए गए तज्जियों और तबसरों के साथ प्रोग्राम दिन भर से मैं हूं ज़ैनब जतोई और मैं हूं फैजान इकबाल। नाज़रीन, सियासत हो या मैशत, अवामी मसाइल हो या आलमी वाक़यात, कहर में डूबी फजा हो या जहर आलूद हवा, वक्त का पहिया मखसूस रफ्तार से घूमता चला जा रहा है और फैसले भी सादिर करता जा रहा है, क्योंकि वक्त ही सबसे बड़ा मुंसिफ है। नाजरीन, तमाम तर मामलात पर बात करेंगे, लेकिन अभी शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। पीटीआई लॉन्ग मार्च से पहले हुकूमत का क्विक मार्च, मुकदमा कहानी शुरू, इमरान खान की ममनुआ फंडिंग केस में जमानत मंजूर। हाशिम डोगर खुद मुस्ताफी हुए या इमरान खान ने हटाया? लंदन के बाद इस्लामाबाद में भी अहम मुलाकात, क्या पंजाब हुकूमत का मुस्तकबिल तय हो रहा है? मैशत के जादूगर इसहाक डार ने हाथ खड़े कर दिए, खजाना खाली, मैशत तबाही के इल्जामात, अवाम महंगाई से परेशान। थरपारकर में पीने का पानी नायाब, हाफिजाबाद की पार लूम्स बहरान का शिकार, मजदूर बेरोजगार। तो नाज़रीन, लॉन्ग मार्च के ऐलान से पहले हुकूमत का क्विक मार्च सामने आया है। भरपूर अवामी कैंपेन और बड़े जलसों के बावजूद इमरान खान ने ताहाल लॉन्ग मार्च का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन हुकूमत ने पेशबंदी भी शुरू कर दी है। गुज़श्ता रोज साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस में फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में $21 लाख की ममनुआ फंडिंग का इल्जाम है। सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी, तारिक शफी समेत दीगर रहनुमाओं को भी मुकदमे में नामजद किया गया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान खान के वकील ने आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है और अदालत की तलबी पर इमरान खान आधे घंटे में अदालत पेश हुए और अपनी हिफाजती जमानत मंजूर कराई। इसी दौरान इमरान खान ने क्या गुफ्तगू की, रिपोर्ट देखिए। इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने की। चेयरमैन PTI इमरान खान अपने वकला के हमरा अदालत पेश हुए। वफाक की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगुल पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि FIA का मुकदमा है तो स्पेशल कोर्ट क्यों नहीं सुन रही। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे मालूम नहीं कि खसूसी अदालत इस केस को क्यों नहीं सुन रही। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि हम इस केस को ज़ेरे समाअत रखते हैं। अगर दायरा इख्तियार का मामला हल नहीं होता तो इसको देख लेते हैं। हम हिफाजती जमानत मंजूर करते हैं। अदालत ने करार दिया कि अगर दरख्वास्त गुजार ने ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होना है तो हमें कोई एतराज नहीं। अदालत ने 5000 के जमानती मचलकों के एवज इमरान खान की मंगल 18 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। तो नाज़रीन, PTI का ही नहीं, सब सियासी जमातों के फॉरेन फंडिंग के केसेस एक साथ सुने जाएं। ये इमरान खान ने आज भी कहा और ये उनका पुराना मुतालिबा है। और आपको बताएं कि मुकदमात के हवाले से आपको ये भी बताते चले कि वफाकी हुकूमत ने साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन के खिलाफ भी सूबाई हुकूमतों को मरकज के खिलाफ उकसाने का मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया है। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को PTI रहनुमा उमर अयूब की गिरफ्तारी से भी रोक दिया। इससे पहले आपको बताएं शौकत तरीन इस हवाले से क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है, आप सबने साइन करके दिए हैं। तो आपने अभी कह देना है कि जनाब वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। दैट्स ऑल वी वांट कि वो उनको इनके ऊपर जो प्रेशर पड़े, इसलिए हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्कॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना हमने। तो नाज़रीन, शौकत तरीन की गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको सुनाते हैं कि इमरान खान ने अदालत पेशगी पर क्या कहा, ये भी सुनिए। इकट्ठी देखी जाएगी, ये मैं आज आपको राइटिंग में देता हूँ कि सिर्फ एक पार्टी की लीगल पॉलिटिकल फंड रेजिंग है, उसका नाम है तहरीक इंसाफ, बाकी सारों की 2 नंबर। और अभी तक अफसोसनाक बात यह है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये उनकी फंडिंग के सामने लेके आ रहा, जबकि हाई कोर्ट ने कहा हुआ कि सबकी इकट्ठी सुननी चाहिए। ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये उनका घर का आदमी है
और ये एक बायस्ड आदमी है, और इसलिए अगर वो सामने ले आएगा तो कौम को पता चल जाएगा कि किसकी लीगल पॉलिटिकल फंड रेजिंग है, किसकी नहीं है। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मारूफ कानूनदान हामिद खान साहब ने। हामिद खान साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ये भी बताइएगा कि इमरान खान साहब के आप बड़े करीबी साथी भी तस्वुर किए जाते हैं और बड़े अरसे से आप उनके साथ हैं, उनके तमाम कानूनी पहलुओं को भी देखते हैं। तो सबसे पहले ये बताएं कि अभी तौहीन अदालत के केस से जान छूटी ही थी तो ममनुआ फंडिंग केस सामने आ चुका है, तो क्या लगता है कि ये हुकूमती कार्रवाई है या वाकई ही इस मुकदमे की बुनियाद मुस्तहकम है? ये जो विक्टिमाइजेशन हो रही है तो इस पर नजर आ रहा है, क्योंकि जहाँ तक वो केस था कंफेक्ट था उसमें तो अदालत की तरफ से नोटिस था, वो एक और नोयर का केस था। फिर अदालत ने किसी स्पीच का कॉग्निजेंस लेकर नोटिस दिया था। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये तो गवर्नमेंट की तरफ से वाइडेशन हो रही है। एक मुकदमे के बाद दूसरे मुकदमे फैलाया जा रहा है, रंगारंग मुकदमात बनाए जा रहे हैं और उनको सर आप कहते हैं कि इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं गवर्नमेंट की जानिब से, आप भी यही कह रहे हैं ना कि इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। $21 लाख की ममनुआ फंडिंग है, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कुछ गफलत हुई है पीटीआई से? हो सकता हुई हो। देखिए ना, ये जो फंडिंग का मामला है, आज तक बाकी सारी पार्टी जो है उन्होंने कभी पब्लिक से फंडिंग ली नहीं, जो कि दुनिया भर में सियासी जमातें देती हैं। ठीक है, हमने कोशिश ये की कि ये पार्टी के बजाय इसके कि नाजायज पैसे के ऊपर चले, और जिस तरह हमारे सियासतदान नाजायज पैसा इकट्ठा करके पार्टियों को चलाते हैं या उसमें करप्शन लेके आए, उसकी बजाय हमारी कोशिश थी कि आम आदमी को मौका दिया जाए कि वो अपनी पार्टी की फंडिंग कर सके। इसलिए यहाँ पर बाहर से $10 $15 जो है महीने का हमारे बहुत से कंट्रीब्यूटर जो थे वो दिया भेजा करते थे। इसी तरह से फंडिंग और भी जो हमारे एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी वो करते रहे हैं, और वो पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तान की खातर और पीटीआई की खातर वो ये फंडिंग करते थे। वो थोड़े बहुत अपने कंट्रीब्यूशन भेजते थे, और पार्टी तो कभी करती नहीं है। उसकी वजह और पार्टी जो है वो अपने जो इलीगल फंडिंग है, ये जो जिस तरह उन्होंने दौलत बनाई हुई है इक़्तिदार के दौरान, उसके इस्तेमाल से उन्होंने आज तक पार्टी चलाई है। अच्छा, जिस तरह से हामिद खान साहब आप बता रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग में पीटीआई तो काम करती रही है शुरू से, तो ये बताइएगा कि आज इमरान खान साहब ने एक बड़ा दावा भी किया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग की है उसमें बिल्कुल क्लैरिटी है, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है, जबकि दूसरी जानिब उन्होंने दूसरी जमातों को उनकी फॉरेन फंडिंग के मामलात को जो है वो तनकीद का निशाना भी बनाया। तो क्या वाकई आप समझते हैं कि पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत की बात करें या उससे पहले शुरू की बात करें, इमरान खान साहब के 25-27 साल जिदोजहद के भी अगर उसमें डाल लें तो उस दौरान जितनी फॉरेन फंडिंग हुई वो बड़ी वाज़ेह थी, और दूसरी जमातों में जो फॉरेन फंडिंग होती रही उसमें तजाद रहा? आप इससे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, जहां तक पीटीआई की फॉरेन फंडिंग का ताल्लुक है, मैं ये कह सकता हूं, और ये मामला जो है इक़्तिदार के दौरान की बात नहीं है, ये तो सन 2011, 12, 13 उस जमाने का मामला था जो कि इलेक्शन कमीशन के सामने था। उस जमाने में तो जो भी बाहर से आती थे फंड्स वो इंडिविजुअल्स भेजते थे, पाकिस्तानी नेशनल्स भेजते थे, एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी भेजते थे। वो तो बड़े वाज़ेह तौर पर इन्होंने पेश भी किया है। वो मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं रहा पार्टी के अंदर फंडिंग के हवाले से, ना फाइनेंशियल मैटर से। लेकिन मुझे जहां तक इतला है कि वो काफी हद तक ट्रांसपेरेंसी से होता था, लेकिन अगर उसमें कोई गलती हुई तो उसका मकसद कोई गलत मकसद, ये बदनीयती नहीं था। सर, उससे हमारे को फॉरेन फंडिंग पे आई गेस गफलत बरतना बहुत बड़ी बात होती है। ये कोई मामूली केस नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि बहुत बड़ा केस है। अब आपको क्या लगता है इस केस का पस मंजर क्या होगा? आज तो इमरान खान साहब को बुरी जमानत मिल गई है मंगल तक, आपको क्या लगता है कि इसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है? देखिए, इसमें बात तो गिरफ्तारी की कोई नहीं है, ना ही मैं समझता हूँ इसमें इमरान खान साहब की कोई बदनीयती है या उनका कोई क्रिमिनल कॉन्डक्ट है, मैं नहीं समझता। अब उसको सिर्फ बतौर अपोजिशन के
और उनकी खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के तौर पर अब उनको और कोई चीज नहीं मिल रही, तो वो अब इस फॉरेन फंडिंग के मामलात में जो पार्टी की फंडिंग होती रही है, जो पैसे पार्टी में आते रहे उनको जाती तौर पर उनको नहीं मिलते थे, लेकिन पार्टी को चलाने के लिए जो पैसे बाहर से एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी भेजा करते थे उसको एक बहाना बना के विक्टिमाइज किया जा रहा है, और इमरान खान साहब को भी और उनके दूसरे अच्छा, हामिद खान साहब, जिस तरह आपने बताया कि ये हुकूमत की जानिब से तकरीबन इंतकामी कार्रवाइयों के ही पैरामीटर्स हैं जो आए रोज कंडा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि हमने देखा है जब इमरान खान साहब 3.5 पौने 4 साल हुकूमत में रहे तो हमने इसी नून लीग को भी अदालतों के दरवाजे खटखटाते देखा, तो वो भी यही एलामिया देते थे कि ये इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। इंतकामी कार्रवाई तो फिर उस दौर में भी की गई, लेकिन अब बात यह है कि क्या ये जो इंतकामी कार्रवाई ही समझ लेते हैं, क्या ये इंतकामी कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानियों को कमजोर करेगी, पीटीआई की सियासत पर किस हद तक असरअंदाज हो सकती है? देखिए, ये सारी जो भी इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं, जब कभी भी जिस दौर में भी होती हैं, उसका मकसद तो उन पार्टियों को और पार्टी लीडर्स को सियासी तौर पर कमजोर करना होता है, ताकि उसका फायदा जो पार्टी इन पावर है वो अगले इलेक्शनों में, अगले वक्तों में उठा सके। तो यही इल्जाम उस वक्त अपोजिशन पार्टीज जो थी वो पीटीआई गवर्नमेंट पे लगाती थी, और यही इल्जाम अब जो है पीटीआई लगा रही है, क्योंकि देखा ये गया है कि पीटीआई जैसे इक़्तिदार से बाहर हुई है उसके खिलाफ हर किस्म के केस बनने शुरू हो गए, इमरान खान के खिलाफ और उनके साथ करीबी साथियों के खिलाफ। ये अच्छी रविश नहीं है, नहीं होनी चाहिए। जो भी पार्टी गलत प्रैक्टिस है, वो गलत। सही बात। सर, इमरान खान साहब अक्सर अपने स्पीचेस में ये जिक्र करते हैं कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है या गिरफ्तारी हो सकती है। अभी लॉन्ग मार्च से पहले आपको क्या लगता है, जिस तरह से सियासी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, क्या लगता है कि इमरान खान साहब जो ये गिरफ्तारी के हवाले से कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, मैं तो जेल जाने के लिए तैयार हूँ, तो क्या कहीं ना कहीं शकूक व शुबहात और इबहाम का शिकार है इमरान खान साहब? क्या उनको कहीं डर है कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है? देखिए, ये तो बात वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है, जिस तरह से केस पर केस बनाया जा रहा है, जिस तरह उनके खिलाफ रेफरेंस बनाए जा रहे हैं, जिस तरह उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है मुख्तलिफ केसेस में, उससे तो ये नजर आ रहा है कि नीयत यही है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए और उनको अपनी पार्टी के मामलात से दूर रखा जाए। तो ये तो नजर आ रहा है। अच्छा, हामिद खान साहब, ब्रेक का भी वक्त हो रहा है, मैं जाते जाते एक और चीज़ पर आपकी निशानदही लेना चाहूँगा कि ज़रा ये बताइएगा कि एक और ओवरऑल सिनेरियो ये है कि इमरान खान साहब का जितना भी बयानिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अवाम में बहुत मकबूल है, चाहे वो बैरूनी साजिश हो, वो साइफर का मामला हो या वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात का मामला हो, उसमें मकबूलियत में कोई शक नहीं है। लेकिन अब आए रोज़ हम देखते हैं कि कभी एक पीटीआई का पुराना साथी उठता है और वो उस बयानी की तनकीद करने लग जाता है, और कभी सदर मुमलिकत का बयान आता है, वो कहते हैं मैं इसके हक में नहीं हूं। अभी रिसेंटली फवाद चौधरी साहब ने भी इस तरह का एक बयान दे दिया। तो आप क्या समझते हैं, आप उनके साथ पुराने अटैच हैं, आप उनके साथ मुशावरत भी यकीनन करते होंगे, तो क्या वजह है कि ये जो बयानिया है उसमें अब आपके करीबी साथी ही क्यों कंफ्यूजन का शिकार नजर आते हैं? देखिए, जहां तक वो सदर मुमलिकत की बात है वो तो अपनी वजाहत खुद करेंगे, लेकिन हर शख्स का इस हद तक तो हक हासिल है कि अगर वो अपने पार्टी के बयानिए से भी जरा इख्तिलाफ करता है तो उसको अपने राय दे सकता है। हमारे यहाँ हम बाज़ औक़ात समझते हैं कि एक बयानिया जो है उस पर सब लोगों का इकट्ठे होना या सब लोग मुत्तफ़िक होना जरूरी नहीं। हर पार्टी के अंदर थोड़े बहुत सर, आपने ये बात की कि सदर अलवी ही ने ही ये बात की है और वही इसका जाहिर सी बात है जवाब देंगे, उन्होंने किस जुमरे में ये बात की। आपको क्या लगता है कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया प्रेसिडेंट अलवी ने, फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे इमरान खान, और दूसरे नंबर पर उन्होंने ये भी कहा कि वो कन्विंस नहीं थे इमरान खान के अमरीकी साजिश वाले बयानिए पर, तो आपको लगता है कि ये सही अल्फाज थे जो उन्होंने इस्तेमाल किए? देखिए, ये उनके तासुरात है। मैं आरिफ अलवी साहब राय हर एक की अपनी अपनी हो सकती है, मैं इससे इत्तफाक करता हूं, लेकिन मसला ये है कि जब आपकी कोर कमेटी के मेंबर्स ही जो आपके दस्ते राज समझे जाते हों, जिनके साथ आपने हर तरह की एक्टिविटीज में जो आपके राइट हैंड भी तस्वुर किए जाते हों, फ्रंट मैन भी समझे जाते हों, जिनसे आपकी मुशावरत भी चलती जाती हो, वो जब इस तरह के बयान देते हैं तो डेफिनेटली अवाम में भी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। फिर अवाम भी समझती है कि ये जो बयानियां पिछले कई अरसे से चला आ रहा है, अब आके यहाँ पे कन्फ्यूजन का
शिकार हो रहे हैं। तो मैं सिर्फ इसमें क्लैरिटी चाह रहा था कि इसमें क्या वजूहात हो सकती हैं कि क्यों कोर कमेटी के मेंबर्स ही एक पेज पर नजर नहीं आ रहे आजकल हमारे पीटीआई के स्पेशली। दो चीजों को अलग अलग कर लेते हैं। एक तो जो आरिफ अलवी साहब ने कहा है, अब वो सदर है, सदर जो है वो पॉलिटिक्स से अबव होना होता है, बिल्कुल वो जी। किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं रहता। लिहाजा वो अगर अपनी कोई राय दे रहे हैं तो ये उनको इख्तियार है, उनका हक है कि वो बतौर सदर के अपनी को राय दें। जैसे उन्होंने कहा कि अगर मुझसे पूछा गया होता तो शायद मैं इस्तीफों पर मुत्तफिक ना होता। तो ये उनकी राय है और उनको हक हासिल है कि अपनी राय का इज़हार और उन्होंने करें। वो प्रेस रिलीज देकर एक वजाहत भी पेश कर दी है। अच्छा सर, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, बस शॉर्टली कमेंट लेना चाहूंगा। फॉरेन फंडिंग केस का फ्यूचर क्या देखते हैं? इमरान खान साहब किन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस कर सकते हैं? देखिए, फॉरेन फंडिंग केस का लंबा अभी रास्ता है, क्योंकि अभी तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन का फैसला है। ठीक है। हाई कोर्ट के सामने वो मैटर पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो पीटीआई ने चैलेंज किया है उनके फैसले जो उन्होंने किए हैं इलेक्शन कमीशन ने। तो अभी तो हाई कोर्ट ने फैसला करना है, फिर मामला हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाए। तो मैं समझता हूँ कोई बात हतमी तौर पर इस वक्त कहना कबल अज़ वक्त होगा। बिल्कुल, कोई बात हतमी तौर पर कहना यकीनन कबल अज़ वक्त होगा। ये तो आने वाले वक्त में इस केस का क्या फ्यूचर होता है वो पता चलेगा। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, अपने में वक्त दिया। नाजरीन, अब बात करते हैं हाशिम डोगर के मुस्ताफी होने के बाद उमर चीमा नए मुशीर दाखिला पंजाब मुकर्रर हो गए हैं। नए मुशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं और अपनी गवर्नरी के दौरान भी हमजा शहबाज से हल्फा लेने के हवाले से भी शोहरत रखते हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि उमर चीमा की तकर्री से इमरान खान को पंजाब में बैक हैंडल मिल जाएगा। ऐसी बहुत सारी खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। हाशिम डोगर ने इस्तीफा दिया नहीं बल्कि उनसे इस्तीफा लिया गया है। बज़ाहिर हाशिम डोगर ने अपने इस्तीफे में वजारत से सुबकदोशी को ज़ाती मसरूफियात को करार दिया है, मगर गुज़िश्ता दिनों पंजाब की सरकारी मशीनरी को लॉन्ग मार्च के लिए इस्तेमाल न करने का बयान हाशिम डोगर की वजारत से रुखसती का सबब बना है। हाशिम डोगर पर एक इल्जाम यह भी है कि उन्होंने इमरान खान के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल पर अटियाला जेल में होने वाले मुबैशरा तशद्दुद की भी मुखालफत की थी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हाशिम डोगर ने जो इस्तीफा दिया था, अब उनकी जगह उमर सरफराज चीमा को ये कलमदान सौंप दिया गया है। और खबरें ये भी गर्दिश कर रही थी कि मियां असलम इकबाल या शहबाज गिल भी इसके उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान ने ये हतमी फैसला किया है कि वज़ीर पंजाब का कलमदान जो है वो उमर सरफराज चीमा को सौंप दिया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। बैरिस्टर एहतशाम हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि जो खबरें गर्दिश कर रही थी मियां असलम इकबाल हो सकते हैं, शहबाज गिल भी हो सकते हैं, लेकिन अब फाइनली जो डिसीजन लिया गया है वो उमर सरफराज चीमा, जो बतौर गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं और काफ़ी टफ टाइम भी दिया उन्होंने नून लीग को, और अब उन्होंने इमरान खान साहब ने दोबारा उन पर एतमाद का इजहार किया है। तो क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब की जो मकासद हैं, लॉन्ग मार्च का मामला हो या आगे कोई भी फर्दर सिचुएशन होती है, उसमें बैकअप सपोर्ट के लिए उन्होंने इनको मुंतखब किया है और तमाम तर मामलात में उनको फ़ायदा देंगे ये? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि उमर सरफराज चीमा जो है उन्होंने कोई आजकल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन नहीं किया, बहुत पुराने मेंबर हैं पीटीआई के। उस जमाने से जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी इतनी मकबूल नहीं हुई थी, 2011 के जलसे से पहले से या इमरान खान में नजर आते थे टॉक शोज में पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हुए, या उमर सरफराज चीमा नजर आते थे, या उस जमाने में एहसन रशीद नजर आते थे। चौथा कोई बंदा आपको नजर नहीं आता था। तो उस जमाने से है। उसके बाद फिर 2018 में जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तो ये कहीं बैक सीट पे चले गए, और अब उसके बाद दोबारा जब इनकी री एंट्री हुई है तो वो गवर्नर पंजाब के तौर पे हुई है, और उसमें वो जो कर सकते थे इमरान खान साहब के हवाले से उनके हक में और पीडीएम के खिलाफ वो उन्होंने किया है। गिवन द फैक्ट कि गवर्नर पंजाब एक इतनी कोई कंट्रोवर्शियल पोस्ट कभी रही नहीं, लेकिन जब उमर सरफराज चीमा साहब ने इसको टेक ओवर किया, चाहे वो ओथ लेने का मामला था या कोई भी और मामला था, उसमें जो भी पीटीआई के रहनुमा पीटीआई के चेयरमैन का आता था इंस्ट्रक्शन, वो उसको मिनोअन करते थे। और आपको याद होगा कि चॉइस सर्वर साहब को सैक किया गया था बिफोर ही वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर पंजाब, यानी कि उन्हें इतना भी मौका नहीं दिया गया कि वो रिजाइन करे। तो वो इस सारे पस मंजर को जहन में रखते हुए
लगता ही है कि अब आगे जो लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से तो तैयारी है। बिल्कुल, लॉन्ग मार्च की तैयारी की जा रही है। सर ये बताइएगा, वजीर मादनियात लतीफ़ नज़र ने पहले इस्तीफ़ा दिया, अब इसके बाद जो है वो हाशिम डोगर का इस्तीफ़ा आ गया। क्या वजूहात हैं? क्या पंजाब काबीना खुश नहीं थी हाशिम डोगर के परफॉर्मेंस से, या इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती है उनके इस्तीफ़े के? जो उन्होंने रिटर्न में लिखी हैं वो तो लिखी हैं, लेकिन खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है। और सर मैं एक और चीज़ भी ऐड कर दूं, क्या ये उनका बयान इसकी वजह बना जो उन्होंने कहा था कि मैं लॉन्ग मार्च में सरकारी मशीनरी जो है वो इस्तेमाल नहीं करूंगा? देखें, ये सारी वजूहात हो सकती हैं, और जहां तक वजूहात का ताल्लुक है उसमें सबसे बड़ी वजह यही है, उसी तरफ मैं आ रहा था कि जिस तरह से इमरान खान कहेंगे उमर चीमा साहब बिल्कुल उसी तरह करेंगे। और जो लॉन्ग मार्च के मकासद है उनके हसूल के लिए अगर ऐसा वजीर दाखिला होगा जो मिनवन आपकी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा तो फिर चीजें बहुत आसान हो जाएंगी ना, इस्लामाबाद तक पहुंचना भी बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, तो यही वजह है। सर एक और चीज पे भी निशानदही कीजिएगा, जिस तरह आपने कहा कि जिस तरह इमरान खान साहब कहेंगे उसी तरह ही मनोअन तस्लीम करेंगे उमर सरफराज चीमा साहब, तो क्या समझते हैं कि आगे चल के लॉन्ग मार्च की सिचुएशन भी, जिसका इंदिया तो बार बार दिया जा रहा है लेकिन हतमी तारीख नहीं दी जा रही, तो जो वज़ीर आला पंजाब है परवेज इलाही और हमारे वज़ीर दाखिला उमर सरफराज चीमा, कल को कोई भी सरकमस्टेंसेस होते हैं तो क्या ये दोनों भी एक पेज पर नजर आएंगे? ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि परवेज इलाही साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त इत्तेहादी तो हैं और पहले भी थे, लेकिन उनको लहदा हुए देर भी नहीं लगती है। आपको याद होगा कि जब पहले ये मामला तय हो रहे थे तो उस टाइम पे एक टाइम पर तो उन्होंने वो जो इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, कोई नेपीज का भी जिक्र किया, बाकी भी बातें, उन्होंने कुछ नहीं सीखा, ये वो इमरान खान साहब पर बड़ी तनकीद की थी उन्होंने और बड़ी नामुनासिब अल्फाज के साथ भी की थी। लेकिन उसके बाद फिर पीडीएम से डील नहीं बनी, वापस पीटीआई से डील बन गई, फिर इनके बन गए चीफ मिनिस्टर, फिर जलसों में कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा का इतना बड़ा लीडर इस वक्त नहीं है। तो लेकिन परवेज इलाही साहब के जो स्ट्रिंग्स हैं वो जिधर से पुल होते हैं वो आपको भी पता, सुन तो लेना, बात तो पूरी सुन लेना, तज्जिया तो पूरा लेना इसका, कि परवेज इलाही साहब के स्ट्रिंग्स जिधर से पुल होते हैं उसका अंदाजा तकरीबन सभी को है। तो अगर वहां से परवेज इलाही साहब को कोई खबर, कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी आती है तो फिर उस सूरत में परवेज इलाही और उमर चीमा का इख्तलाफ हो सकता है, क्योंकि उमर चीमा मिनवन वही करेंगे जो खान साहब कहेंगे, परवेज साहब कोई डिफरेंट पोजीशन ले सकते हैं फिर। जी सर, खास तौर पे नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बात करूंगी। जिस तरह से मीटिंग्स हो रही हैं और बड़ी बड़ी प्लानिंग्स बनाई जा रही हैं, आगे की आगमत अमली तैयार की जा रही है। नवाज शरीफ साहब एब्सकॉन्डर भी हैं, कन्विक्टेड भी हैं बहुत सारे केसेस में, ऐसे में वो पाकिस्तान आ जाते हैं, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? क्या अदालतें उन्हें रिलीफ देंगी? जिन हालात में वो वापस आएंगे ना उनमें उन्हें अब मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप देखें सागदार साहब भी स्क्वांडर थे, वो भी मतलूब थे, लेकिन उनके लैंड करने से पहले उसी नैब कोर्ट ने जिसने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए थे उसने वो मुअत्तल कर दिए। और मैं समझता हूँ एक वकील की हैसियत से कि वो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था, इस तरह से होता नहीं है। एट मैक्स ये हो सकता था कि सागदार साहब आते, नॉर्मली तो कोई इश्तिहारी मफरूर जब मुल्क वापस आता है तो एयरपोर्ट इमिग्रेशन FIA वाले उसे उसी वक्त अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि लिस्ट में उसका नाम होता है कंप्यूटर में, अरेस्ट करके उसको जेल भेज देते हैं, वहां से प्रोसीजर स्टार्ट होता है। लेकिन अगर बहुत भी रिलीफ उनको मिलता तो ये हो सकता था कि उनके आने से पहले वो प्रोटेक्टिव बेल ले चुके होते और FIA को दिखाते और फिर मुतलका अदालत से रिलीफ लेते। लेकिन उनके आने से भी पहले प्रोटेक्टिव बेल तो बहुत दूर की बात है, जो मुतलका अदालत थी उसी ने उनके वारंट ऑफ अरेस्ट मुअत्तल कर दिए, तो ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड था। तो अगर इस हकदार के लिए ये हो सकता है तो आप सोचें नवाज शरीफ साहब के लिए क्या नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। अच्छा सर, हमने अब ब्रेक पे जाना है, तो मैं जाते जाते एक आपसे शॉर्टली ये पूछना चाहूंगा कि अभी एक बड़ी मुलाकात इस्लामाबाद में हुई है, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात साहब के साथ मुलाकात की है, तो क्या समझते हैं कि इस मुलाकात में भी पंजाब के हवाले से ही तफसीली बातचीत हुई होगी, किन अमूर को ज़ेरे बहस लाया गया होगा? बिल्कुल मेरा यही ख्याल है। और चौधरी शुजात साहब क्योंकि एक तरफ ये क्लेम करते हैं कि वो PMLQ के हेड हैं, दूसरी तरफ आपको पता है दरार पड़ने के बाद वो कहते हैं जी परवेज इलाही साहब की पार्टी है। तो अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी आप आने वाले दिनों में हो सकता है कोई मुदाखलत इसमें देखें कि कोई शेख फैसला रशीद साहब ये भी बयान देते नजर आते हैं कि दोनों एक ही हैं, दोनों भाई एक पेज पर ही हैं।
शेख साहब तो कुछ भी कहते हैं ना जी। exactly. शेख साहब को तो आपको पता ही है कि वो तो कुछ भी कहते हैं, यहाँ पे खूनी इनकलाब आएगा, यहाँ पे खाना जंगी होनी चाहिए, कोई भाई 16वीं वजारत नहीं मिली 15 के बाद, तो आप कहते हैं यहाँ पे खूनी इनकलाब आ जाए और यहाँ पे खाना जंगी हो जाए, मतलब कि हमारे बच्चे ये तो डिजर्व नहीं करते हैं। तो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम शेख रशीद। तो उनकी बातों को इतना सीरियस ना लिया करें वैसे आप, लेकिन ये है कि जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना तफसीली हमारे साथ बातचीत की और वक्त दिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महंगाई पर। आपको बताएं कि मुल्क में महंगाई की शरह 23% से ज़्यादा हो चुकी है और कम आमदनी वालों के लिए गुजारा करना यकीनन मुश्किल है, क्योंकि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और रवा साल अप्रैल में इमरान खान के आखिरी माह 13.4% पर पहुंची महंगाई, अगस्त में रिकॉर्ड 27% पर पहुंची और अब फिर सितंबर में कुछ कमी के बाद 23% करार पाई है। आपको बताएं कि पेट्रोल कीमतों में होशरुबा इजाफे और टैक्सेस की भरमार इत्तेहादी हुकूमत के पहले वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और मरियम नवाज PTI हुकूमत के खाते में डालते रहे और मुल्क को दिवालिया भी कहते रहे कि साबिका हुकूमत की गलती है और हुकूमतें एक दूसरे पर डालती रही। तो नाज़रीन, ये बात आपने सुनी, लेकिन मसला अब ये है कि आज वज़ीर ख़जाना इसहाक डार जो मैशत के जादूगर कहलाए जाते थे, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि 6 माह के अंदर ये मामला सेटल नहीं होंगे, जबकि उन्होंने तमाम तर मैशत की तबाही का जिम्मेदार एक दफ़ा फिर से इमरान खान को करार दे दिया है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान ने भी इस हवाले से आज बात की है, आइए पहले वो सुनते हैं। जब हमारी हुकूमत हटाई गई, पाकिस्तान की माशत जिस रेट पे बढ़ रही थी वो 17 साल के बाद 2 साल मुसलसल पाकिस्तान की बेहतरीन ग्रोथ रेट थी। आखिरी 2 साल 4 मेन जो हमारी फसलें थी उनकी रिकॉर्ड पैदावार हुई, क्योंकि किसान के पास पैसा आया। तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी बढ़ रहा था, हमारी इंडस्ट्री, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितने सालों के बाद 11.5% ग्रोथ रेट उसकी हुई। वर्ल्ड बैंक कहता है कि हमारा सारे बड़े सगीर में सबसे ज्यादा रोजगार पाकिस्तान ने दिया। तो नाज़रीन, आपने इमरान खान साहब की भी बात सुनी, लेकिन अब जरा अवाम की भी सुनते हैं कि अवाम मैशत से किस हद तक मुतमिन है और अवाम महंगाई में किस तरह से पिस रही है। क्या कहना है, जरा ये देखिए। कौन सी गवर्नमेंट है ना, ये सिर्फ अपने आप को देख रही है, गरीब आवाम को देख नहीं रही। सफ़ेद पोस्ट तो बहुत ही नीचे चला गया, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते आपको कि उनको कितनी नुकसान हो रहा है। कौन सा किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, वो भूखा रह के गुजारा कर रहा है। 12 तरीका है, मेरे पोते की फीस नहीं जा रही, मेरा बेटा मजदूर आदमी है, मेरे बच्चे, तो क्या करें। 225 रुपये पेट्रोल है, गरीब आदमी खरीद रहा है। 1-2 मील चलता है बंदा तो 1 लीटर तेल ख़त्म हो जाता है गरीब का, और जिसकी तनख्वाह 25,000 है वो 25,000 भी आजकल पूरी नहीं मिल रही है। बहुत परेशान है, बिजली के बिल इतने आ गए हैं, किराए इतने बढ़ गए हैं, घी नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा, हर जगह पे लाइन लगी हुई है, कोई कारोबार किसी किस्म का भी नहीं है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है, महंगाई ऊपर से ऊपर ही जाई जा रही है। ये गुजारा तो बहुत मुश्किल हो रहा है, गरीब आदमी तो बिल्कुल पिसा जा रहा है, चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं है। दिन ब दिन कंपनियाँ रेट बढ़ा रही हैं, जो भी चीज़ लेके जाते हैं आज 10 रुपए की ली तो कल 15 रुपए की हमें मिलती है, तो कितने की सेल करेंगे, गाहक परेशान है। इसहाक डार साहब जो है ना, इन्होंने देखें ये पहले भी मईशत को चलाए, अच्छा स्टैंड बाई दिया, तो टाइम लगेगा ज़रूर, लेकिन 1-2 हफ्ते अभी तो हुए हैं, तो थोड़ा सा टाइम दें इनको, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छी बेहतरी ले आएंगे। हमें ज्वाइन किया है मुजम्मल असलम, जो माहिर मईशत भी हैं और मुशीर खजाना के तौर पर भी फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा कि आज हमारे वज़ीर खजाना इसहाक डार जो मईशत के जादूगर कहलाए जाते थे, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट आई है कि ये जो 4 साल में मईशत की तबाही करके गई है गुज़श्ता हुकूमत, उसको मैं 6 माह में कंट्रोल नहीं कर सकता, जबकि यही कह रहे थे कि अब डॉलर 200 से भी नीचे आएगा, आवाम को रिलीफ भी मिलेगा, महंगाई भी कम होगी, और उसी इसना में इस तरह की स्टेटमेंट आना किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, बात यह है कि ये जो है ना, इनका सौदा नहीं बिक रहा, इनको ग्राउंड रियलिटीज का पता लगे, आटे दाल का भाव का पता लगे, तो अब इन्होंने स्टेटमेंट ये देना शुरू कर दिए हैं। आज से 3 महीने पहले, 6 महीने पहले जब ये महंगाई मकाओ मार्च करने और आवाम को रिलीफ देने आए थे, तो उस वक्त तो ये बातें नहीं करते थे, और उस वक्त तो PTI भी इनसे ज्यादा अच्छी माशी नमूद, शरह नमूद 6% पे थी, महंगाई 11-12% पे थी, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड हाई पे थी, रेमिटेंसेस रिकॉर्ड हाई पे थी, टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड हाई पे थी, कोई दरामदी पाबंदियां नहीं थी। तो वो तो हम अच्छा भला कर रहे थे, फिर अगर इनसे नहीं होना था 6 महीने में या 8 महीने में, तो हुकूमत क्या नाचने के लिए लिए इन्होंने। ये तो आए, आप सारों को पता अब तक तो चल ही गया कि ये आए जो है ना सिर्फ अपने
केसेस माफ करवाने थे, जिसके बेनिफिशियरी हमारे वजीर खजाना भी हो गए अभी रिसेंटली। तो इनका काम ही नहीं था, मकसद ही नहीं था ये करने का। और अब जो है ये 15 दिन पहले आए थे तो इन्होंने कहा था मैं डॉलर को यूं कर दूंगा, मैं मुल्क में महंगाई को यूं कर दूंगा। बुलंदोबांग दावे जो है वो हवा हो गए हैं सर। अगर आईएमएफ की बात की जाए तो आईएमएफ की आउटलुक में बेरोजगारी और महंगाई में वो इजाफे की बात की जा रही है। हुकूमत के दावे कहाँ गए? हुकूमत तो बड़े बड़े दावे करती थी कि अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, और रिलीफ कहाँ है? रिलीफ मिल नहीं रहा अवाम को। तमाम आलमी इदारों ने इनकी धज्जियां उड़ा दी है, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे मूडीज हो, हर एक ने इनकी धज्जियां उड़ा दी हैं। और जब से इनकी हुकूमत आई है ऐसे जो इदारे आ रहे हैं और ऐसी ऐसी खतरनाक प्रोजेक्शन आ रही है। अब बेरोजगारी जो है वो पाकिस्तान में जब 2% महंगाई 2% ग्रोथ होगी तो बेरोजगारी तो होनी है, और हमारे हिसाब से तो 2% भी नहीं है, ये तो मंफी ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा जो इन्होंने पाबंदियां लगाई हैं, फिर सैलाब में एक इमरान खान थे जिसने कोविड में पूरी मुल्क बंद था तो उसके बावजूद मुल्क को चला के दिखाया। ये जो है सैलाब आया, सैलाब के पीछे जो है रोना धोना शुरू कर दिया। आलमी इदारों ने इनको पैसे नहीं दे रहे, तो अब इनको आटे दाल का भाव पता लग गया। तो अब ये आगे अभी तो देखिए होता क्या है, ये किसी दिन आएंगे कहेंगे कि जी वो फलां ने ये कर दिया था, ये कर दिया था। तो जिस तरह से आपने बात की बेरोजगारी की, तो गुज़िश्ता हुकूमत में भी तो बेरोजगारी बहुत देखने में आई। 1 करोड़ नौकरियों के वादे भी किए गए, लेकिन वो एंड तक वफा तो नहीं हुए, ना ही उनकी कोई स्ट्रेटेजी नजर आई। मेरे दोस्त, आप जरा सा वापस हुकूमत पाकिस्तान का ही सर्वे उठा के देख लें। PTI की हुकूमत ने 3.5 साल में 55 लाख नौकरियां दी। अगर 5 साल होते तो ये जो है मिलाकर 1 करोड़ हो जाती। पीपल्स पार्टी ने 14 लाख सालाना नौकरियां की औसत से नौकरियां दी थी। हमारे दौर में 18.5 लाख नौकरियां की औसत थी, और जो नून लीग जो अभी माशाल्लाह बैठी हुई है इनकी 11 लाख की औसत थी। तो सबसे बेहतरीन औसत जो है रोजगार की तो PTI के दौर में थी, और महंगाई भी मतलब ग्रोथ भी चल रही थी। 17 साल का ग्रोथ का रिकॉर्ड। सर, एक और चीज पे निशानदेही कीजिएगा कि ये जो मौजूदा हुकूमत है जिसको कुछ माह हुए हैं, ये तमाम तर मैशत की तबाही का जिम्मेदार गुज़िश्ता हुकूमत को ठहराते हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? इसको किस तरह से डिफेंड करते हैं आप? वो आदादो शुमार डिफेंड करेंगे, हमें जरूरत ही नहीं है। इनका अपना इकोनॉमिक सर्वे जारी किया हुआ डिफेंड करेगा। जब 6% ग्रोथ, महंगाई 11-12%। आज सर जब आप वजारत में थे आप भी यही बातें करते थे, आप भी यही स्टेटमेंट्स देते थे। हुकूमत पाकिस्तान का और हमारी हुकूमत ने नहीं शाया किया, जारी किया, इस हुकूमत ने जारी किया हमारी माशी परफॉर्मेंस। इनके सागदार के जबानी जमा खर्च से कोई फायदा नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेना, इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है। आलमी इदारों की रिपोर्ट्स पढ़ लें। IMF ने ऐसी रिपोर्ट लिखी थी हमारे बारे में कि जितनी बेरोजगारी हो जाएगी। अच्छा सर, स्टेट बैंक की मूडीज ने डाउनग्रेड किया था हमें। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? हम तो अदादो शुमार पे बात कर रहे हैं। लेकिन सर, अदादो शुमार की अगर बात की जाए तो स्टेट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कर्जों का रिकॉर्ड है उसमें तो सबसे ज्यादा कर्जा PTI ने अपने दौरे हुकूमत में लिया है। ये भी आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि PTI की समझने की जरूरत है, लेकिन ये मैं आपसे मैं आपको समझा रहा हूँ मेरे भाई आप जो है ना रीडिंग ना करें, जो है ना मैं आपको फैक्ट्स दे रहा हूँ, फैक्ट्स सुन ले। जी जरूर नहीं सुनने तो अपनी नहीं, प्लीज बताइए। ठीक है ना, आपको मैं फैक्ट्स दे देता हूँ। जब हम आए थे 71% डेट टू GDP था, और अभी हम 66% पे छोड़ के गए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो है हमारे 4 साल दौर में 18,500 अरब कर्जा था। इन्होंने 4 महीने में 7,500 अरब ले लिया। 4 साल में 18,500, 4 महीने में 7,500 अरब। और हमने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा भी हमने उतारा है। तो आप कहाँ बैठे हैं मेरी जान? आप ये सारे फैक्ट्स चेक करें, फिर आप मेरे से फैक्ट से आर्ग्यू करें। मैं आपको फैक्ट से जवाब देना पसंद करूंगा। हवाई बातों पे मैं बिलीव नहीं रखता। अभी जो सिचुएशन है, आप अपने तजुर्बे की बुनियाद पर क्या कहते हैं, क्या स्ट्रेटजी और क्या ऑप्शंस पर हमें गौर करने की जरूरत है कि हम इस सिचुएशन से निकल सके? आपने भी सैलाब की बात की कि सैलाब आया और इनसे सिचुएशन हैंडल नहीं हुई, लेकिन जब कोरोना था तो इमरान खान साहब ने बड़ी अच्छी सिचुएशन हैंडल की थी। मरियम नवाज भी जाती रही हैं सैलाब ज़दगान के पास उनकी इमदाद के लिए, तो क्या लगता है वो सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए था? देखिए, बात यह है कि इमदाद क्या चीज होती है? आपको इकोनॉमी को रिवाइव करना होता है, ठीक है, आपको पॉलिसी देनी होती है, आपको कॉन्फिडेंस देना होता है, आपको लोन देने होते हैं। ये राशन, इमरान खान ने राशन नहीं बांटे थे। इमरान खान इंडस्ट्रियल पैकेज लाया था, एक्सपोर्ट पैकेज लाया था, इमरान खान ने IT पैकेज दिया था, एग्रीकल्चर को दिया था कि लोगों को पैरों पे खड़ा किया था। राशन तो कोई 1 दिन, महीना, 15 दिन, 20 दिन बाद खत्म। तो ये तमाम चीजें जरूरी है। तो इनके पास तो पॉलिसी नहीं है कोई। ठीक है, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है सर। आपके अकॉर्डिंगली सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इजाजत चाहूंगा। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक अल्लाह हाफिज।